हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल पवार एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस में फिजिक्स सेक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। इससे पिछली वीडियोस में हमने मोशन को कवर किया, हमने फोर्स को जाना क्या होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं न्यूटन्स लॉ का, क्या कहते हैं न्यूटन्स लॉ। चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ। देर आर 3 न्यूटन्स लॉज अबाउट मोशन जो कि सर आइजैक न्यूटन ने मोशन के बारे में दिए थे। 3 नियमों में से जो पहला नियम है फर्स्ट लॉ, बात करते हैं पहले नियम की। तो जो पहला नियम है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए जो तीनों नियम हैं न्यूटन के, जो तीनों नियम हैं वो तीनों एक अलग अलग कॉन्सेप्ट को बताते हैं। तो जो पहला नियम है वहाँ पर क्या टर्म एक कॉन्सेप्ट के रूप में आती है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया, ये इस नियम से पता चलता है। बोलते हैं जड़त्व। जो पहला नियम है न्यूटन का वो बताता है जड़त्व के बारे में, इनर्शिया के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी पदार्थ, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी द्रव्य, मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो पदार्थ, वो मैटर अपनी इनिशियल पोजीशन में, वो जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, अपनी इनिशियल पोजीशन में बने रहना चाहता है, अपनी उस पोजीशन में जिसमें वो वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, उस पोजीशन में बने रहना चाहता है। तो ये जो टेंडेंसी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, वो कहलाती है इनर्शिया। अब इनर्शिया कितने तरह का होता है? इनर्शिया है वो है रेस्ट, ठीक है, रेस्ट का इनर्शिया। सेकंड जो है वो है मोशन, ठीक है। फर्स्ट जो इनर्शिया है वो है रेस्ट और सेकंड जो है मोशन का इनर्शिया। तो देखिए रेस्ट इनर्शिया मतलब कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैटर, द्रव अपनी पोजीशन में अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो उसको रेस्ट में रहने की जो टेंडेंसी होती है, जो उसकी इच्छा होती है, जो वो प्रॉपर्टी वो क्या होती है, रेस्ट का इनर्शिया होता है, ठीक है। अब बात करेंगे नियम की कि नियम अबाउट इनर्शिया क्या कहता है। ये बात हो गई परिभाषा की, क्या होता है इनर्शिया हमने जाना। अब बात करेंगे किसकी, लॉ की। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में रहती है, ठीक है, बने रहना चाहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। लॉ कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी पोजीशन में बने रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। मान लीजिए अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके वहाँ से डिस्प्लेस नहीं करते हैं, मोशन में नहीं लाते हैं, तब तक ये वस्तु जो है रेस्ट में रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया है, इसकी प्रॉपर्टी है इनर्शिया की। चूंकि ये इस समय रेस्ट में है तो रेस्ट इनर्शिया है और ये उसी में बने रहना चाहती है। इसके अपोजिट बात करें सेकंड की, तो अगर कोई वस्तु, कोई कार, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन में बने रहना चाहती है। कब तक? वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके रोका ना जाए, तब तक वो बनी रहेगी। अब ये एक्सटर्नल फोर्स कौन से हो सकते हैं? ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर इस तरह से फेंकती हूँ, ठीक है, तो क्या ये आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ये तो हमने फेंक दिया, ये मोशन में आ गया, तो ये मोशन में ही क्यों नहीं रहा, ऊपर कौन सा इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा जिससे वो रुक गया। तो देखिएगा यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है एयर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल फोर्स ने काम किया, तभी जाके इसकी मोशन में, इसकी पोजीशन में, इसकी स्थिति में चेंज हुआ, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया, तभी इसकी मोशन की जो थी, इसकी मोशन जो है वो रेस्ट में हो गई और रेस्ट से वापस फिर यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये हुआ पहला नियम, जहाँ पर क्या कहता है पहला नियम कि कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहती है जब तक
एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको रोका ना जाए, तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको मोशन में ना कराया जाए। तो ये बात हुई इनर्शिया की। अब अगर बात करें इनर्शिया किसका गुण होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनर्शिया गुण होता है पदार्थ का, ठीक है। क्यों होता है इनर्शिया? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जो है मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, एटम्स से मिलकर बना है। तो इन एटम्स की पर्टिकुलर जो सिचुएशन होती है उसके कारण उसमें इनर्शिया होता है, ठीक है। तो किसका गुण है इनर्शिया? पदार्थ का गुण है, सब्सटेंस का गुण है। तो ये बात हुई इनर्शिया की। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। हमने बात की लॉ की, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। क्या है इनर्शिया के एग्जाम्पल जो हमें अपनी दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में देखने को मिलता है? तो जो एग्जाम्पल है वो है, देखिए जब हम किसी बस में, कार में, किसी भी व्हीकल में सफ़र कर रहे होते हैं, मान लीजिए अगर रेस्ट में है, जब अचानक से कार चलती है तो हम क्या करते हैं? पीछे झुक जाते हैं। इस तरह से, जैसे हम बैठे हैं, रेस्ट में है, कार अचानक से चलती है तो हम इस तरह से पीछे झुक जाते हैं। और इसके अपोजिट जब हम चल रहे होते हैं और कार अचानक से ब्रेक लगाती है, कार में ब्रेक लगता है, रुक जाती है अचानक से, तो हम आगे की तरफ मूव हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण से। क्यों? क्योंकि जब हम बैठे हैं किसी कार में, हम रेस्ट में हैं, अचानक से वो कार मोशन में आ जाए तो हमारा लोअर बॉडी पार्ट जो कि रेस्ट में था, अब अचानक से क्या किया? कार मोशन में आ गई, तो हमारी बॉडी जो रेस्ट में थी उसने अपोज किया उस मोशन का, ठीक है, क्योंकि वो बने रहना चाहती है, उस रेस्ट की पोजीशन में ही बने रहना चाहती है, उसी विरामावस्था में बने रहना चाहती है हमारी बॉडी, और अपोज करती है उस चेंज का अपोज करती है। यही यहाँ पर पहला नियम लागू होता है। इसी प्रकार से जब कार चल रही थी, हमारी बॉडी भी मोशन में थी और उस मोशन की स्थिति में ही रहना चाहती थी, लेकिन उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा और जो कार थी वो क्या हो गई? रुक गई, अचानक से रुक गई, रेस्ट की पोजीशन में आ गई। तो हमारी बॉडी जो है उस चेंज का क्या करती है? अपोज करती है। ये होता है पहला नियम, ये है एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। आपने देखा होगा, कपड़ा लीजिए, कोई धूल भरा कोई कपड़ा है, उसको हम इस तरह से करके झाड़ेंगे तो धूल के कण अलग हो जाते हैं, ठीक है। या कोई चीज़ है, हमने उसको ऐसे ऐसे करके झाड़ दिया, उसमें से धूल के कण निकल जाते हैं। कोई चादर लीजिए, वो या किसी चादर को उस तरह से मारते हैं तो वो क्या हो जाती है? धूल के कण अलग हो जाते हैं। तो वो क्या हो रहा है उसके अंदर लागू हो रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो कैसे? क्योंकि धूल के कण जो हैं कपड़े से चिपके हुए थे, वो उनकी जो इनर्शिया था, रेस्ट इनर्शिया वहाँ पर था। तो जैसे ही हमने कपड़े को मोशन में लाया, हमने मोशन में धूल के कणों को तो नहीं लाया, हमने मोशन में उस चादर को इस तरह से झटका, तो चादर को हमने कपड़े को इस तरह से मोशन में लाया, तो जो कण हैं वो रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहते हैं, वो अपोज करते हैं, उस मोशन का अपोज करते हैं, और इसीलिए वो क्या हो जाते हैं? उस कपड़े से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है? फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया, इनर्शिया टर्म को एक्सप्लेन किया, क्योंकि फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो चलिए अब बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। बात करें सेकेंड लॉ की, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कौन सा लॉ है? ये हमें क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ने हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करना चाहेगी, नहीं करती है। ये है फर्स्ट लॉ, वहाँ से फोर्स का कॉन्सेप्ट आया। अब जो सेकेंड लॉ है वो क्या देता है? वो इक्वेशन ऑफ फोर्स देता है, हमें इक्वेशन ऑफ फोर्स देता है, ठीक है। तो ये कैसे है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक नई टर्म को लाता है, इसमें आती है एक नई टर्म मोमेंटम। तो मोमेंटम एक ऐसे टर्म है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है सेकेंड लॉ से को पढ़ने से पहले। मोमेंटम क्या होता है देखिएगा, मान लीजिए कोई बॉडी है, बॉडी मान लीजिए हम बॉल ले लेते हैं, टेनिस की हम बॉल ले रहे हैं, टेबल टेनिस की हल्की सी बॉल ले रहे हैं, उसको एक वेलोसिटी से किसी को हिट करा रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन को हिट कर रही है। अब सेम वेलोसिटी से अब एक क्रिकेट बॉल को हम फेंकते हैं और सेम पर्सन को हिट करते हैं, तो क्या आप बताइए दोनों में से किससे ज़्यादा चोट लगेगी? क्योंकि हमने सेम फोर्स लगाया है, वहाँ पर सेम वेलोसिटी दी है दोनों बॉल्स को, तो किस में ज़्यादा चोट लगेगी, किसका ज़्यादा इफेक्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट बॉल का, क्योंकि क्रिकेट बॉल का जो है मास ज़्यादा है।
तो इफेक्ट, जो फोर्स का इफेक्ट हो रहा है वहाँ पर किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर मास का भी इन्वॉल्वमेंट है और वेलोसिटी का भी इन्वॉल्वमेंट है। अभी इस एग्जाम्पल में हमने मास का इन्वॉल्वमेंट देखा कि ज़्यादा मास से ज़्यादा इफेक्ट हुआ, ठीक है। अब बात करें वेलोसिटी की, कि किसी चीज़ को हम सेम मास की, एक चीज़ को हम धीरे से मारते हैं, एक चीज़ को हम तेज़ी से मारते हैं, तो क्या दोनों से सेम चोट लगेगी, सेम वहाँ पर इफेक्ट होगा? नहीं, सेम नहीं होगा। वहाँ पर जो चीज़ हम तेज़ी से मारते हैं, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, उसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें इक्वल पार्टिसिपेट कर रही हैं, मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो यहीं से एक नई टर्म निकल करके आती है, मोमेंटम। तो वहाँ पर देखा जाता है कि मोमेंटम किसका ज़्यादा है। मोमेंटम के अंदर दोनों टर्म इन्वॉल्व हो जाती हैं, मास भी और वेलोसिटी भी। तो मोमेंटम जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, वो बताता है मोमेंटम को। तो ये हुआ फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका, मोमेंटम का। हमें देखना होता है मोमेंटम कि किसका मोमेंटम ज़्यादा है। अब बात करते हैं नियम की, बात करते हैं सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम, या फिर कहें कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। फोर्स किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज के रेट के बराबर होता है क्या, फोर्स। तो F इक्वल टू हो गया dp बाय dt, या हम कह सकते हैं कि जो P है, डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय T, ठीक है। तो ये होता है फोर्स, ये कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिएगा, एक तो ये इसका क्या है, स्वरूप है सेकेंड लॉ का। अब दूसरे उसमें बात करते हैं हम, दूसरे टर्म्स में जो P है वो अभी हमने क्या बताया, mv। तो यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, जो P है ये डेल्टा P मतलब होता है डिफरेंस, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो फाइनल मोमेंटम, मान लीजिए किसी बॉडी की पहले इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, मास m है, उसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा उसका mv2 एंड इनिशियल हो जाएगा mv1, यहाँ से डिवाइडेड बाई t, m यहाँ से कॉमन हम ले लेंगे, बचेगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t। अब देखिएगा ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अब ये क्या आ गया है, चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम से डिवाइड हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया है। तो ये क्या होता है, ये हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक टर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये होता है एक्सीलरेशन, ये पूरा होता है एक्सीलरेशन। तो ये हो जाएगा ma। तो जो सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सेकेंड फॉर्म ऑफ दिस लॉ आ जाती है हमें F इक्वल टू ma। दिस इज द फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, F इक्वल टू ma, यानी जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, किसी भी बॉडी का पर लगाया गया फोर्स, ठीक है। तो ये बात की हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। वो क्या बताता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है एक्शन टू रिएक्शन, मतलब कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि हर एक जो एक्शन होता है वहाँ पर उसके ही बराबर अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन भी होता है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कहता है थर्ड लॉ। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, जैसे हम रोड पे चलते हैं, हम किसी रोड पे वॉक कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने पैरों से एक फोर्स लगा रहे हैं रोड पर, ठीक है। जैसे हम पैरों से रोड को पीछे की साइड धकेल रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं,
उतना ही फोर्स जितना हम रोड पर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स हमारे ऊपर रोड लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में, उसी से हम क्या करते हैं आगे की तरफ चल पाते हैं। तो ये हुआ थर्ड लॉ का एग्जाम्पल। देखिएगा क्योंकि हम वॉक करने पर थक जाते हैं, क्यों थक रहे हैं, क्यों थकते हैं, क्योंकि हम एक फोर्स लगाते हैं रोड पर, इसीलिए हम वहाँ पर थक रहे हैं। और आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि उतना ही फोर्स जो रोड है वो वापस से हमें हमारे ऊपर लगा रही है। बात करते हैं एक एग्जाम्पल की जो कि बार बार क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि एक वेल नोन जो देखिए जो रॉकेट होता है, रॉकेट की जो उड़ान होती है, रॉकेट की जो गति होती है, ठीक है, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड, एक्शन टू रिएक्शन। क्या होता है रॉकेट में, यहाँ पर चैम्बर होता है, इसमें क्या होता है फ्यूल होता है, ठीक है, फ्यूल होता है। फ्यूल को जब जला देते हैं उसको उड़ाने से पहले तो यहाँ पर क्या है गैसेस निकलती हैं, ठीक है, जो गैसेस हैं वो नीचे की साइड इस तरीके से निकलती हैं जलती हुई, ठीक है। तो अब ये जो हॉट गैसेस हैं ये नीचे की साइड चलाती हैं। अब जितना फोर्स ये नीचे की साइड लगाती हैं उतना ही अपोजिट रिएक्शन जो है रॉकेट पर ऊपर की साइड लगता है, एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की साइड लगता है। और चूंकि ये फोर्स बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए जो रिएक्शन फोर्स होता है वो भी बहुत हैवी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है रॉकेट इतनी ज़्यादा वेलोसिटी गेन करता है और मूव करता है। एक तो बात हुई थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कि इस पर बेस एक्शन टू रिएक्शन लॉ पर बेस है क्या रॉकेट का मोशन। सेकेंड चीज़ एक ये जो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, देखिए मोमेंटम यहाँ पर जहाँ पर हम एक लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, सीधी रेखा में गति की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है, जिसको हम P = mv से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम होता है। तो अब इसका कंजर्वेशन, ठीक है, इसके कंजर्वेशन क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 हो, ठीक है, अगर वो 0 हो तो वहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, यानी कि जो P इनिशियल होगा वो P फाइनल के बराबर होगा। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज mv इनिशियल = mv फाइनल, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये नियम फॉलो करता है रॉकेट की मोशन, रॉकेट जो है वो उड़ान भरने में इस नियम को फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर बात करें और कुछ एग्जाम्पल्स की इस नियम की, तो देखिए दो बिलियर्ड बॉल्स का जब कॉलिजन कराया जाता है, दो बॉल्स का, दो बॉडीज़ का जब कॉलिजन कराया जाता है, मान लीजिए एक बॉल है, ये बॉल है, ये दोनों, इसका पहले मोमेंटम क्या है mv1, इसका mv2 है, ठीक है, दोनों क्या होती हैं आपस में टकराती हैं, ठीक है, इनका कॉलिजन होता है। कॉलिजन के बाद क्या होता है कि एक बॉल जो है वो इधर चली गई, दूसरी बॉल जो है टकराने के बाद इधर चली गई, तो इस कॉलिजन के बाद का मोमेंटम और जो पहले का मोमेंटम था इस पूरे सिस्टम का, ठीक है, वो सेम रहता है, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आज हमने बात की न्यूटन के 3 नियमों के बारे में जिसको हमने एग्जाम्पल से समझा। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको न्यूटन के तीनों नियम क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।